हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके BES 121 यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 8 जून के एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। जो भी हमारे आंसर्स होंगे वो एकदम शॉर्ट और इजी फॉर्मेट में होने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। फ्यूचर में हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए अपने बीएड के जो नोट्स हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे आपको जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके विभिन्न स्तर होते हैं। टोटल 4 स्तरों के बारे में उन्होंने बताया है। तो वो कौन कौन से स्तर हैं उनकी आपको चर्चा करनी है। और हर एक स्तर का समर्थन में आपको क्या करना है, एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जीन पियाजे हैं वो कौन है। तो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्या प्रस्तुत किया है उन्होंने? संज्ञानात्मक विकास का एक प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। कोई भी जो बच्चा होता है उसका जब विकास होता है तो उसके विकास के कुछ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा है उसके दिमाग में, उसके सोचने समझने की शक्ति में, समस्याओं को हल करने की शक्ति में हमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख स्तरों पर विभाजित किया। सबसे पहले होता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यानी कि सबसे पहली जो अवस्था होती है बच्चे की वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अब ये जो सबसे पहली अवस्था है, इस अवस्था में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी इंद्रियों का विकास होता है। जो उसकी इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वो संसार को समझता है, जो 2 साल तक का बच्चा होता है। ठीक है, तो शुरुआत में उसे वस्तुओं के स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो इन चीजों को समझने लग जाता है कि कोई भी वस्तु जब आंखों से ओझल हो जाती है फिर भी अस्तित्व में रहती है। जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है तो उसके सामने हम कोई चीज हटा देते तो उसको लगता है कि वो चीज वहां से हट गई, अब नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसके सामने कोई चीज छुपाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि भले ही वो चीज उसको नहीं दिख रही है बट वो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका स्थायित्व, स्थायित्व का ज्ञान। ठीक है, स्थायित्व का ज्ञान होना। तो यदि किसी 8 महीने के बच्चे के सामने खिलौना कपड़े से ढक दिया जाए तो वह उसे खोजने का प्रयास करता है। यह वस्तु स्थायित्व की समझ को दर्शाता है। फिर दूसरी स्टेज होती है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक की होती है। अब इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हमें बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस अवस्था में भाषा और प्रतीकों का विकास होता है। बालक कल्पना और प्रतीकों के माध्यम से सोचने लग जाता है। ठीक है, अब जो है बच्चे की जो कल्पना दृष्टि है, कल्पना की शक्ति और प्रतीकों को समझने की जो चीजें हैं उन सबसे बच्चा सोचने लगता है। उसका चिंतन अभी तर्क संगत नहीं होता, वह आत्म केंद्रित होता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो प्रमुख विशेषताएं आप क्या देख रहे हो कि आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वहां पे बच्चे का प्रतीकात्मक चिंतन, जो बच्चा है वो उसका प्रतीकात्मक चिंतन शुरू होता है, आत्म केंद्रिता आती है, उसके अंदर एक तरीके का ईगो सेंट्रिज्म होता है, जीववाद और संरक्षण सिद्धांत को ना समझ पाना, ये सारी चीजें वो नहीं समझ पाते। अब उदाहरण इसमें आप क्या दोगे कि एक बच्चे का को समान मात्रा का पानी दो, अलग अलग आकार के गिलासों में दिया जाए तो वह लंबे गिलास में अधिक पानी मान लेता है, और जबकि जो मात्रा दोनों में समान होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक लंबा गिलास हमने दे दिया, एक छोटा गिलास है बट वो चौड़ा है और दोनों में इक्वल पानी ही आएगा, या कोई भी चीज हम उसको खाने या पीने की दे रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे को ये सारी जो चीजें हैं ये समझना नहीं आता। उसको लगेगा कि जो वो देख रहा है वही सही है, तो ये बड़ा गिलास है तो इसमें ज्यादा पानी होगा। ठीक है, तो इस अवस्था में जो बच्चा है अभी उसका जो चिंतन है वो तर्क संगत तो नहीं हुआ है, लेकिन वो कल्पना वगैरह सीख गया है। जैसे कि मान लो कोई डंडी है तो वो डंडी को तलवार मान के खेलेंगे आपस में, तो वो कल्पना हो गया, उसको बोलते हैं हम प्रतीकात्मक चिंतन, तो उनका शुरू हो जाता है। फिर होता है आपका मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था। अब ये 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसके अंदर बच्चे का तार्किक जो चिंतन है वो शुरू हो गया है और उसका तर्क अब मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट वस्तुओं और घटनाओं तक सीमित रहता है। जैसे कि अब उसको संरक्षण की समझ आ गई, वो बड़े छोटे ग्लासेस के बारे में वो चीजों को वर्गीकरण कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार की चीजों का वर्गीकरण करना, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, वो सीखते हैं।
क्रमबद्धता सीखते हैं और प्रतिवर्तनीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर आती है। तो कुछ ऐसी नई नई जो चीजें हैं वो बच्चा सीखता है। उदाहरण के लिए यदि दो समान गेंदों में से एक को चपटा कर दिया जाए तो बच्चा ये समझ जाता है कि मिट्टी की मात्रा समान ही है, केवल आकार जो है वो बदल दिया गया है। ठीक है, दो गेंदे हैं, हम एक को चपटा करते हैं और एक को ऐसे ही रहने दें, बच्चे को लगेगा कि हाँ दोनों इक्वल ही हैं। समझ रहे हो कि बच्चे अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उनकी रैशनल थिंकिंग अब डेवलप हो रही है और जो वर्गीकरण हो गया वो सारी चीजें वो सीख रहे हैं, तर्क संगत हो चुके हैं वो 7 से 11 वर्ष में। और फाइनली 11 और उससे आगे हम क्या देखते हैं, जो उनकी किशोर अवस्था होती है। तो यह संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें किशोर अमूर्त और काल्पनिक चीजों का चिंतन करने लग जाता है। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है ना, काल्पनिक दुनिया में रहना और वैज्ञानिक समस्याओं को समझना, भविष्य की योजना बनाना, आपका न्याय, समानता, इस तरीके के विचारों को समझना, जो कि वो पहले नहीं समझ पाते थे, वो चीजें जो अमूर्त हैं वो अब उन्हें समझने लगेंगे। एक किशोर यह विचार कर सकता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, ये जो आपकी ग्रेविटी होती है ना, तो क्या होगा, और इसके संभावित परिणामों का तार्किक विश्लेषण वो कर पाएगा। और ऐसा कब हो पाएगा, जब उसकी जो चौथी स्टेज है ना वो उसको भी पार कर लेगा। तो समझ रहे हो आपकी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बाल मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण इसको उन्होंने माना है। क्यों माना है, देखो एक तो ये टीचर्स की और पेरेंट्स की हेल्प करता है ये जानने में कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके का उनके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि अभी कैसी उनकी उम्र है, अभी वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। तो इन सब चीजों में मदद होती है। और यह बताता है कि बालक का बौद्धिक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें वह संवेदी अनुभवों से प्रारंभ करके अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन तक पहुंचता है। तो यद्यपि बाद के शोधों ने कुछ सीमाएं इंगित की हैं, फिर भी शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में यह सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी हमें देखने के लिए लगता है। मतलब और भी नए नए डेवलपमेंट आए हैं, लेकिन जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ ये जो सिद्धांत है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा इस तरीके से आंसर लिखकर आना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन इससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखो कि क्वेश्चन है कि किशोर जो होते हैं, जो भी टीनेजर्स होते हैं ना, उनके जो मुद्दे और समस्याएं हैं, उन उन बच्चों को उनके जीवन में कौन कौन से कौशल आने चाहिए। कौशल समझते हो कि मतलब कौन कौन सी, अगर मैं एक टीनेजर हूं तो मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में जो भी समस्याएं आएंगी उनसे आसानी से निपट पाऊंगी। तो किशोर अवस्था क्या होती है, ये मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण है और ये अवस्था लगभग 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच में होती है। अब क्या होता है इस दौरान, हम सभी को पता है कि किशोरावस्था में जो है शरीर में परिवर्तन आते हैं, शारीरिक मानसिक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक विकास में परिवर्तन आते हैं, वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, नई जिम्मेदारियों को समझते हैं तथा भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो इस अवस्था में उन्हें पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का तनाव, करियर की चिंता, मित्रों का प्रभाव, पारिवारिक अपेक्षाएं, सोशल मीडिया, ये सारी जो चुनौतियां हैं इनका सामना करना पड़ता है। और इन समस्याओं और चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, फिर लाइफ स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो देखो लाइफ में जब आप टीनेज में होते हो या कोई भी जो टीनेजर है उसके, क्योंकि इतने सारे लाइफ में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, उसे विभिन्न प्रकार के तनाव है, पढ़ाई का दबाव है। तो इस सारी जो समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं और चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जीवन कौशल अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन कौशल व्यक्तित्व को सकारात्मक सोच विकसित करने, सही निर्णय लेने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता भी करता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखो सबसे पहले आता है आत्म जागरूकता। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो किशोर हैं वो जागरूक हों, उनमें जो उनकी क्षमताएं हैं, कमजोरियां हैं, वो उन्हें पहचाने, ठीक है, और अपनी एक वास्तविक पहचान बनाए। जब आत्म जागरूकता होती है तो कोई भी किशोर अपनी खूबी और कमियों को जानेगा, उसकी क्या 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 उसमें खूबियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं, किन चीजों पर उसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, उसको निर्णय लेने की क्षमता आती है। तो किशोरों को जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें हो गई, पहला क्या कि किशोर में आत्म जागरूकता होनी चाहिए, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि सही निर्णय लेने की क्षमता उन्हें गलत संगति, नशे की आदतों और अन्य हानिकारक गतिविधियों से बचाती है। यह कौशल उनके भविष्य को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। फिर समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। कभी जैसे पढ़ाई है, परिवार, मित्रता, मतलब लाइफ में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो समस्याओं का समाधान कौशल अगर होगा तो वो विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य रख सकेंगे।
तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला आत्म जागरूकता, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता, तीसरा समस्या समाधान कौशल उनको अंदर होना चाहिए। फिर आता है आपका प्रभावी संचार कौशल, तो अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, ये सब प्रभावी संचार कहलाता है। कि आप जब तक दूसरों को अपनी बातें नहीं बताओगे तब तक आपकी चीजें सॉल्व नहीं होंगी, गलतफहमियां दूर नहीं होंगी। तो संचार जो है, प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है कि किशोरों को अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना भी आना है। कभी क्रोध, निराशा, ये सब होता है, तो भावनाओं को नियंत्रित करने का कौशल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मानसिक संतुलन को बना के रखता है। ठीक है। फिर तनाव का प्रबंधन करना आना चाहिए। तनाव प्रबंधन के लिए वो योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। यह कौशल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखता है। तनाव प्रबंधन होता है तो मेंटली जो एक मेंटल हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। और उनके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि अगर उन्हें एक बेहतर मित्र, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार बेटा, बेटी जो भी बनना है, उसके लिए उनके अंदर सहानुभूति हो, दूसरों के प्रति सम्मान हो, और क्रिटिकल थिंकिंग होनी, डेवलप होनी इम्पॉर्टेंट है। तो आलोचनात्मक सोच व्यक्ति को, कोई भी परिस्थिति है उसके बारे में आप विश्लेषण कर पाते हो कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। हर एक चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आप जब भी सोच पाओगे जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होंगी। तो किशोरों का इम्पॉर्टेंट है कि उनके अंदर आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक सोच दोनों ही विकसित हो, क्योंकि रचनात्मक सोच जो है उनको नवीन समाधानों को विकसित करने में हेल्प करती है। कुछ भी नई परिस्थितियों को में ढलना, या मतलब कैसे अलग नई परिस्थितियों में काम करना है, वो ये सीखते हैं। और एक और स्किल होती है आपका आत्मविश्वास और आपका समय प्रबंधन। तो ये होना भी किशोरों में इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है कि वो लक्ष्य को निर्धारण करना सीखें, गोल सेटिंग स्किल्स। तो जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जो हमारे किशोर हैं उनके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो समूह में जब कार्य करेंगे जिम्मेदारियां संभालना आना चाहिए, टीम वर्क और सहयोग करना आना चाहिए, और डिजिटली साक्षर होने चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का देखो यूज इतना बढ़ गया है। तो अगर बच्चों को ऑनलाइन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो वो फंस सकते हैं विभिन्न तरह की चीजों में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्टली क्या है, ना कहने की क्षमता, जो हम सब में होनी चाहिए। तो कई बार मित्रों और साथियों के दबाव में किशोर गलत कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि आपको ना कहने की क्षमता बच्चों को आनी चाहिए, ताकि वो विभिन्न प्रकार की गलत चीजों से बच सकें। तो ये 15-16 स्किल्स हैं जो आप बताओगे कि किशोरों को आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पता है क्या, ये ऐसे स्किल्स हैं जो हमें भी आनी चाहिए लाइफ के। ये सारी स्किल्स लाइफ में किसी भी आपका स्टेज हो लाइफ का, वहां पे आपकी हेल्प करती हैं। तो ओवरऑल हमने समझ लिया है कि जीवन कौशल जो है वो किशोरों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उनकी आत्म जागरूकता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, इन सारी चीजों में उनकी मदद करते हैं। ये कौशल न केवल उनकी वर्तमान समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें भविष्य में एक जिम्मेदार, सफल और जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। तो विद्यालय, परिवार, समाज, ये सब मिलकर किशोरों को इन जीवन कौशलों के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रीवियसली 2-3 बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। आई थिंक 23 में आया था, 25 में आया था, और उसके पहले भी काफी बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है। आप चाहो तो वीडियो में से शॉर्ट नोट्स को भी बना सकते हो। तो देखो क्या है क्वेश्चन की, समाजीकरण शब्द का आपको वर्णन करना है। तो समाजीकरण के सूक्ष्म स्तरीय और जो माइक्रो लेवल अभिकरण है उनके बारे में भी आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो समाजीकरण क्या है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर व्यक्ति समाज के मूल्य, मानदंड, रीति रिवाज, इन सभी को सीखता और समझता है। तो ये प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है, आप समाज में जब जैसे आप पैदा होते हो तभी शुरू हो जाती है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में रहने के क्या सीखता है, नियम सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में रहने के नियम सीखता है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है तथा जिम्मेदार नागरिक बनता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, विचारों, व्यवहार और सामाजिक गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। समाजीकरण समाज और व्यक्ति के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति समाज की संस्कृति को अपनाता है और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। तो देखो, समाजीकरण का मतलब यही हो गया कि हम जो है अपने समाज के साथ जुड़ें, अपने समाज की संस्कृतियों को अपनाएं और समाज के साथ चलें। तो यदि समाजीकरण ना हो तो व्यक्ति समाज में उचित ढंग से रहना और दूसरों के साथ व्यवहार करना नहीं सीख पाएगा। समझ रहे हो? तो समाजीकरण ओवरऑल आप समझ गए कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। और इसके द्वारा जो व्यक्ति है वो समाज के मूल्य, मानदंड, रीति रिवाज, परंपरा, ये सारी जो चीजें हैं इन्हें सीख रहा है, धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहा है।
अब समाजीकरण के जो अभिकरण है उसमें सबसे पहले हमारा परिवार आता है, क्योंकि परिवार के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं। भाई बहन परिवारजन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा अपने माता पिता से बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, ये सब सीखता है। फिर हमारे मित्र समूह होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, और मित्रों के साथ रहने से क्या होता है, हम सहयोग सीखते हैं, नेतृत्व सीखते हैं, प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, है ना, टीम वर्क हो गया, ये सारी चीजें। और स्कूल एक औपचारिक केंद्र की तरह काम करता है। जो विद्यालय है वो औपचारिक शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ समाजीकरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। यह विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अनुशासन सीखते हैं, समय की पाबंदी, जिम्मेदारी, ये सब सीखते हैं। हमारे पड़ोसी जो है वो भी समाजीकरण का एक अभिकरण के तौर पे काम करता है। जो पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ हमारे संपर्क बन जाते हैं, तो हम अपने फैमिली के अलावा उधर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। फिर हमारे खेल के जो ग्रुप हो गए, खेल समूह, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये भी आपका इसी के अंदर आता है। तो खेल बच्चों और किशोरों के विकास में एक भूमिका निभाता है। खेल समूह बच्चों को नियमों का पालन करना, धैर्य रखना, ये सब सिखाते हैं। जैसे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते समय टीम की भावना, अनुशासन हो गया आपका। पड़ोस में जब हम कोई त्योहार वगैरह मनाते हैं तो उनके साथ भाग लेना, तो ये एकता की जो भावना है वो हमारे अंदर विकसित करता है। विद्यालय में हम प्रार्थना करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो औपचारिक शिक्षा वहाँ पे लेते हैं। अनुशासन हमने सीखा, विद्यालय मित्रों के साथ हमने टीम वर्क सीख लिया, और अपने माता पिता से सम्मान, सत्य बोलना, ये सब सीख लिया। तो सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण वे छोटे प्रत्यक्ष समूह या संस्थाएं हैं जिनका व्यक्ति के जीवन पर क्या पड़ रहा है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपके एग्जाम की आंसर राइटिंग में इससे काफी हेल्प होने वाली है। तो आपका परिवार, मित्र समूह, विद्यालय, पड़ोस, खेल समूह, फिर फाइनली आपकी क्या आ जाती हैं, धार्मिक संस्थाएं आ जाती हैं। धार्मिक संस्थाओं में आपका क्या क्या आता है, देखो, आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब आपका इसमें आता है। तो ये संस्थाएं समाज में सद्भावना, सहिष्णुता, नैतिकता का विकास करती हैं। ठीक है, तो धार्मिक आयोजन में भाग लेने से व्यक्ति सेवा, दया, परोपकार जैसे गुण सीखता है। फिर आपका मीडिया हो गया, जिसमें टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब भी आपके समाजीकरण के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अभिकरण होते हैं। और इनके माध्यम से जो व्यक्ति है वो नई जानकारी, विचार, इन सब से परिचित हो जाता है। फिर आपका निष्कर्ष आ जाएगा। तो अतः समाजीकरण एक क्या है दोस्तों, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, जो व्यक्ति को समाज के योग्य सदस्य बनाने में उसकी सहायता करती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में व्यक्ति की सहायता करती है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है जो किशोरावस्था से ही जुड़ा हुआ है, कि जो भी बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वहां पे आत्म समझ यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और आत्म प्रबंधन किस प्रकार से उनकी हेल्प करता है। तो किशोरावस्था क्या होती है गाइस, किशोरावस्था हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक विकास तेजी से हो रहा है। अब जब विद्यालय जाते हैं बच्चे तो वहां पे क्या होता है कि कई सारी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनके अंदर आत्म समझ हो और आत्म प्रबंधन उनको करना है। तो ये कौशल किशोरों को स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और जीवन को सही दिशा देने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो अपनी चुनौतियों से निपटने में, ओके, जो ये आत्म समझ होती है, जो आत्म प्रबंधन होता है, ये उनकी सहायता करता है। अब आपका आत्म समझ इसमें क्या आएगा, आत्म समझ से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ है कि स्वयं की क्षमताओं को जानना, आपकी क्या रुचि है, आपकी भावनाएं, आवश्यकताएं, इनको जानना आपका इसमें आ जाता है। आत्म जागरूकता आता है, जिसमें जैसे किसी विद्यार्थी को यह पता है कि उसे गणित में रुचि है और चित्रकला में कम रुचि है, तो अपनी पढ़ाई और करियर की दिशा वो उसी के हिसाब से निर्धारित करेगा। तो आत्म जागरूकता आत्म समझ का सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल बन जाता है। फिर होता है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या करता है कि व्यक्ति को उसकी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाता है। जो किशोर आत्मविश्वासी होता है वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है ना। मान लो कि कोई विद्यार्थी है, मंच पे भाषण देने से डरता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से उसका क्या होता है, आत्मविश्वास डेवलप होता है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा गाइस, आत्म समझ में आपका आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, फिर एक पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए बच्चे के अंदर। मतलब कभी भी उसको निराश नहीं होना है। कभी कम मार्क्स आ गए तो वहां पे उसको क्या करना है कि उसको नेगेटिवली नहीं लेना, सकारात्मक आत्म छवि होनी चाहिए। फिर आपका दूसरा आता है आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन में क्या होता है कि बच्चे को भावना का प्रबंधन करना आना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब आप में क्रोध, चिंता, निराशा, ये सब बहुत बढ़ जाता है। तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है।
इसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। परीक्षा के समय घबराने की जगह नियमित अध्ययन योजना बनाकर तैयारी आपको करनी है। जो भी बच्चे हैं मतलब उन्हें, तो पढ़ाई, परीक्षा, भविष्य की चिंता के कारण किशोर तनाव महसूस कर सकते हैं, तो तनाव को नियंत्रित करने के लिए वो योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें किसमें आ रही हैं आपकी, ये आत्म प्रबंधन में आ रही है कि बच्चे खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे, एंड देन वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे, फिर अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है? जब तक वो सही उपयोग करेंगे समय का, तो एक संतुलन क्रिएट होगा। फिर उनको लक्ष्य निर्धारण करना आना चाहिए। तो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना आत्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो लक्ष्य व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने में के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो विज्ञान विषय ले सकता है। तो लक्ष्य निर्धारण भी आपका किसमें आएगा, प्रबंधन में ही आएगा। निर्णय लेने की क्षमता आत्म प्रबंधन का ही कौशल है। तो आत्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कौशल क्या है, सही समय पर सही निर्णय लेना। यह किशोरों को गलत संगति और बुरी आदतों से बचाता है, यानी कि मित्रों के दबाव में आकर गलत कार्य करने के बजाय अपनी समझ के आधार पर सही निर्णय लेना चाहिए। आत्म अनुशासन उनके अंदर होना चाहिए। तो आत्म अनुशासन व्यक्ति को अपने कार्यों और व्यवहार को नियंत्रित करना सिखाता है। यह सफलता प्राप्त करने का एक आवश्यक गुण है। तो उसमें आत्म अनुशासन होना चाहिए। प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाना, गृह कार्य करना, ये सब आपका किसमें आ जाएगा, आत्म अनुशासन में आ जाएगा। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि आत्म समझ और आत्म प्रबंधन क्या होते हैं। फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें, 2 3 4 हैं जो आपने बतानी है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर 5 6 चीजें हैं जो आपने अलग अलग प्रबंधन बताने हैं, ठीक है? फिर आप बताओगे इनका महत्व क्या है। तो दोनों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था के अंदर जीवन कौशल में महत्व है, क्योंकि ये आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तनाव और चिंता को कम करते हैं, सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं, पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन में बच्चे की मदद करते हैं, अच्छे संबंध बनाने में सहायक होते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं। फिर आप फाइनली निष्कर्ष में बताओगे कि आत्म समझ और आत्म प्रबंधन से संबंधित जीवन कौशल विद्यालय जाने वाले किशोरों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी बच्चे विद्यालय जाते हैं, ये दोनों चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आत्म जागरूकता इम्पोर्टेंट है, आत्मविश्वास इम्पोर्टेंट है, आत्म अनुशासन हो गया, तो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने का सक्षम बनाता है। ये कौशल न केवल उनकी शैक्षिक सफलता में सहायक होते हैं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और सफल नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप फ्यूचर में अपने इन्हीं कोड्स के, जो भी आपके कोड्स हैं उनके और भी वीडियोस चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने पेपर कोड्स को, ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें।